हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। देखिए, हम सीटेट की आपकी क्लास ले रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा दिव्यांग बालकों का। और देखिए, मैंने आपको पहले भी हमेशा ही बताया है कि पाठ का अध्ययन हम सबसे पहले कराते हैं और आज भी हम आपके लिए पाठ का अध्ययन ही कराएंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने से पहले आपको करना चाहिए पाठ का अध्ययन। ठीक है, क्योंकि कोई भी पेपर आप देने जाएँ तो सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए। क्या गैस पेपर से पढ़ के अच्छे नंबर आ जाते हैं, बुक्स से पढ़ के अच्छे नंबर आ जाते हैं? बुक्स से पढ़ के अच्छे नंबर आते हैं ना। तो आप ध्यान रखिए, सीधे सीधे आप एमसीक्यू ना करें, पाठ को पढ़ें फिर उसके बाद एमसीक्यू करें। क्योंकि अभी आपके जो सीडीपी की क्लास जो हम ले रहे हैं उसमें लमसम सारी ही वीडियोस आपकी जो है सारे ही पाठ हो चुके हैं और एमसीक्यू भी अब हमने चालू करा दिए हैं। जो पाठ रह गए हैं वो भी आपके कंटिन्यू हम करवा ही रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा दिव्यांग बालकों वाला। तो देखिए बच्चों, दिव्यांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मानसिक व शारीरिक या संवेगात्मक रूप से दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। देखिए, ये दृष्टि नहीं है। देखिए, मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक रूप से हैं दो या दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। इन चीज़ों में देखें, या मानसिक दृष्टि से देखें, या शारीरिक दृष्टि से देखें, या संवेगात्मक रूप से देखें, ये उसमें कोई ना कोई विकार होता है। इस प्रकार के बालकों में समान बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास की कमी होती है। ठीक है, जिसके कारण बच्चों में अधिगम में कठिनाइयाँ होती हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है। यदि देखिए आपको अगर कोई चीज़ की कमी है, ठीक है, तो क्या होता है, वो कमी हमें खलती है ना। तो उसी प्रकार से जो दिव्यांग बालक होते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से कमी होती है। दिव्यांग बालकों का वर्गीकरण। देखिए, वर्गीकरण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दिव्यांग जो बालक होते हैं उनका वर्गीकरण करें तो बालकों का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। कितने रूपों में किया गया है? 4 रूपों में। सबसे पहले होता है संवेदी रूप से दिव्यांग बालक, ठीक है। फिर आ जाता है आपका संज्ञानात्मक रूप से दिव्यांग बालक, फिर आता है शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, फिर आता है सृजनात्मक रूप से दिव्यांग बालक। अब देखिए, संवेदी रूप से दिव्यांग बालक जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, संज्ञानात्मक रूप से दिव्यांग बालक अलग टाइप के होते हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक तो आप देखे हुए होंगे, हाथ पैर से विकलांग होते हैं, किसी प्रकार से वे दिव्यांग होते हैं, ठीक है। तो अब सृजनात्मक रूप से दिव्यांग बालक अलग प्रकार के होते हैं। तो हम क्रमशः इसका अध्ययन डीपली करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संवेदी रूप से दिव्यांग बालकों का वाला, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी संज्ञानात्मक रूप से दिव्यांग बालकों की, फिर शारीरिक रूप से और फिर सृजनात्मक रूप से आपको क्रमशः वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले देखिए संवेदी रूप से दिव्यांग बालक। संवेदी रूप से दिव्यांग बालकों में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे श्रवणबाधित बालकों का, ठीक है। श्रवणबाधित बालक, देखिए श्रवणबाधित बालक जैसे कि आपको जो है नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुनने में अक्षमता, ठीक है। सुनने में अक्षमता होती है तभी तो श्रवणबाधित बालक होता है। देखिए, श्रवणबाधित बालक वर्ग के अंतर्गत श्रवण दोष होता है, जिन्हें कम सुनाई देता है। से ग्रसित पूर्ण बहरे बालक भी आते हैं, ठीक है। श्रवण दोष में कम सुनाई देने वाले भी आ जाते हैं और पूर्ण रूप से ना सुनने वाले बालक भी आते हैं। बालकों में ये दोष जन्म से या किसी बीमारी के कारण हो सकता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक को 5 इंद्रियों का स्वस्थ होना आवश्यक होता है, ठीक है। 5 इंद्रियों का स्वस्थ होना। 5 इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं भाई? 5 इंद्रियाँ पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी हैं? सभी ने पढ़ी होंगी। देखिए, अब तीसरे चौथे क्लास में भी तो 5 इंद्रियाँ हैं। आप देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स से अगर आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स का कलेक्शन अगर आप करेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स में तो ज्ञान इंद्रियाँ बहुत अच्छे से दी हुई हैं। आँख, नाक कौन कौन सी होती हैं? देखिए, आँख होती है, नाक होती है, त्वचा होती है, जीभ होती है और कान होते हैं, ठीक है। यही तो 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। तो इन लोगों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। परंतु कभी कभी इसके परिस्थितियाँ इसके विपरीत हो जाती हैं। यदि इन इंद्रियों में किसी एक में भी कमी हो जाती है तो क्या होता है, वह विकलांगता की श्रेणी में बच्चा आ जाता है। विद्यालय में कुछ बालकों ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का श्रवण दोष पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण वे विद्यालय या समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, यानी तालमेल नहीं बिठा पाते हैं श्रवण दोष के इस कारण। या हल्का सा सुनने में तकलीफ होती है उन्हें, या फिर उन्हें जो है पूर्ण रूप से वो नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे बालकों को क्या कहते हैं? श्रवणबाधित बालक कहते हैं, ठीक है। श्रवणबाधित बालकों का वर्गीकरण। अब देखते हैं श्रवणबाधित बालक किन किन प्रकार के होते हैं। देखिए, श्रवणबाधित बालकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से क्या हुआ। देखिए, कम श्रवणबाधित बालक, मंद श्रवणबाधित बालक, गंभीर श्रवणबाधित बालक या पूर्णतया श्रवणबाधित बालक। 4 प्रकार से हो गया। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो है डेसिबल भी दिया हुआ है। डेसिबल भी दिया हुआ है कि कितना कितना जो होता है डेसिबल जो है श्रवण बाधित बालकों का होता है। जो कम श्रवण बाधित बालक होते हैं वह 27 डेसिबल से 40 डेसिबल तक होते हैं, और मंद श्रवण बाधित बालक होते हैं वह 40 डेसिबल से 55 डेसिबल तक होते हैं, और गंभीर श्रवण बाधित होते हैं जो 55 से 70 डेसिबल तक होते हैं। पूर्णतः श्रवण बाधित बालक जो होते हैं 70 से 90 डेसिबल तक होते हैं, पूर्णतः जो होते हैं, ठीक है। किसी ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो बाद में किसी वजह से हो जाते हैं, है ना। तो फिर आ जाते हैं आगे, कारण देख लेते हैं इसके। श्रवण बाधित बालकों के कारण, किन किन कारणों से बच्चा जो है श्रवण बाधित हो जाता है
देखते हैं। देखिए, श्रवण बाधितता जो होती है आनुवंशिकता वातावरण दोनों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। ये दोनों तत्व बच्चों की श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण श्रवण बाधितता हो सकती है। कौन कौन से? आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता वातावरण संबंधी प्रभावों का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जा सकता है। देखिए, तीनों स्तर देखते हैं। अब देखिए 3 स्तर, देखिए कारणों में 3 स्तर देखिए। पहले होते हैं आपके जन्म से पूर्व प्रभावित कारक, फिर आते हैं जन्म के समय प्रभावित कारक, फिर आते हैं जन्म के बाद प्रभावित कारक। देखिए, जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद 3 कारण हो गए। और देखिए, जन्म से पूर्व जो होते हैं वह आनुवांशिक होते हैं या दवाओं के या संक्रमण के द्वारा हो जाते हैं। जन्म के समय प्रसव द्वारा, ऑक्सीजन की कमी के द्वारा, या प्रसव के समय अधिक रक्त प्रवाह हो जाता है तो उसके कारण भी हो जाते हैं। और जन्म के बाद कैसे होते हैं? दुर्घटना के कारण हो जाते हैं, कर्णशोध या फिर संक्रमण। या कर्णशोध क्या होता है कि ज़्यादा कान में उंगली करना या फिर ज़्यादा कान में तिल्ली वगैरह लगाना। इसीलिए बच्चों से कहते हैं जो है नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, और मुंह में मंजन, आंखों में अंजन, नित कर नित कर नित कर, है ना, कहते हैं। तो पहले के ज़माने में बच्चों से कहा करते थे ये, तो कान में तिनका नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी वजह से कान में मान लो तिनका कर रहे हैं, किसी ने हाथ मार दिया या किसी वजह से चौंक गए या तिल्ली अंदर ही चली गई, तो क्या होता है? कान में दोष उत्पन्न हो जाता है। वहीं पर कान में दोष उत्पन्न हो जाएगा, पर्दे में डिफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दवाइयाँ करवानी पड़ेंगी। फिर क्या होता है? कान में कम सुनाई देने लगता है। इसलिए बच्चों के सामने तो खास तौर से कान में उंगली नहीं करनी चाहिए, कान में कोई तिनका नहीं डालना चाहिए। ठीक है, देखो कान में अगर जैसे आप हैं, मोस्टली अगर आप किसी बच्चे के सामने कोई पिन या कोई माचिस की तीली या कोई भी चीज़ कान में अगर करके साफ करते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है? वो प्रक्रिया अपने कान में दोहराता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मेरी सिस्टर की बेटी जब छोटी थी तो उसके सामने कोई कान साफ कर रहा था माचिस की तीली से। ठीक है, अब चूंकि माचिस की तीली तो बड़ी होती है, ठीक है, तो वो माचिस की तीली, उसे ये तो नहीं पता था तीली कितनी बड़ी है। ठीक है, और फिर वो उसने क्या करा, कान में तीली, जैसे उन्होंने देखा कान में तीली डाल के साफ हो रहा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करा, उसने तीली उठाई, तीली जो कि उसके हाथ में आई छोटी, टूटी हुई थी, उसने कान में अपना डालना उसे चालू कर दिया। तो उसका क्या हुआ? छोटी सी तीली थी और तीली कान के अंदर उसके चली गई। अब मसला क्या हुआ कि ये वो रोने लगी कि तीली निकल नहीं रही है। तो यूँ तो अच्छी बात यह रही कि हम लोगों ने तुरंत ही देख लिया और चिमटी से उस तीली को निकाल लिया। तो बच्चों के सामने ऐसे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हमारी प्रतिक्रिया को दोहराते हैं। ठीक है, तो कर्ण शोध यानी कान में जो है विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक जो है शोध नहीं करनी चाहिए, है ना। तो बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ना करें और वैसे भी ना करें। ठीक है, और चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है? श्रवण अक्षम बाधित बच्चों की विशेषताएं देखिए, सामान्य बच्चे आसानी से भाषा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन श्रवण बाधित बच्चों को शब्दों को सुनने में कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें भाषा संबंधी ज्ञान कराया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों की भाषा प्रशिक्षण द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों व सामग्री द्वारा भाषा का ज्ञान कराया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों में पढ़ने व गणित संबंधी आवश्यक योग्यता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर आप सुनने में अक्षम बच्चों को देखेंगे तो उन्हें किसी न किसी रूप से वे जो है किसी न किसी सब्जेक्ट में वो अक्षम होते हैं। फिर आ जाता है बुद्धि। श्रवण बाधित बालकों की बुद्धि देखिए, श्रवण बाधित बालकों का मानसिक विकास समान बालकों से कम होता है, परंतु कुछ श्रवण बाधित बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ समान अवस्था में कम होती है। कुछ श्रवण बाधित बच्चे अमूर्त चिंतन व प्रत्यय निर्माण में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षण में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तर की होती है। ठीक है, आते हैं आगे शब्दावली कौशल। इनकी शब्दावली कौशल निम्न प्रकार का होता है, मतलब निम्न स्तर होता है शब्दावली कौशल का। शब्दावली इनकी सीमित होती है, दूसरे लोगों से संप्रेषण करते समय इनके पास प्रायः शब्द नहीं होते। सीमित शब्दावली के कारण ये अपनी भाषा संबंधी योग्यता में निम्न होते हैं। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिगत समस्याएं। श्रवण बाधित बच्चों की समस्याएं कैसी होती हैं? शाब्दिक संप्रेषण में निम्न निष्पत्ति के कारण ये अपने आप को सामान्य बच्चों की अपेक्षा हीन समझते हैं। इनमें आत्मविश्वास निम्न होता है। बहुत से श्रवण बाधित बच्चे या तो अधिक आज्ञाकारी होते हैं या दब्बू किस्म के होते हैं। ठीक है, बच्चे में अगर आप देखेंगे कि बच्चे में किसी प्रकार की अगर अक्षमता होती है तो वो विभिन्न प्रकार के बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं तो उनसे कटने लगता है ना, कटने लगता है। तो वो अपने एकाकी में रहता है कि वो किसी से कम बोलना पसंद करता है, कोई उसका मजाक ना बनाए इस वजह से, तो वह बच्चों से घुलता मिलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई जो है विकार के कारण उसमें संकुचन आ जाता है, तो उसका ठीक से विकास नहीं आ जाता, दब्बू किस्म का हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है उच्चारण में देखिए, जिनको उच्चारण संबंधी कठिनाई का अनुभव होता है, सामना करना पड़ता है, इनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में बहुत त्रुटियां होती हैं।
श्रवण बाधित बच्चों में भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है, क्योंकि वह सुन सही से नहीं पाते हैं तो उस चीज़ को बोल भी सही से नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आवाज़। इनकी आवाज़ बहुत ऊंचे स्तर की होती है और अपनी आवाज़ को एक असाधारण लय के साथ पेश करते हैं, अर्थात इनकी आवाज़ में एक असाधारण सा संगीत होता है। ये आवाज़ के साथ परिश्रम करते हुए महसूस होते हैं। अब देखिए, आप कोशिश कीजिए, देखिए अगर आप कान में लीड लगाए हुए हों और सामने वाला कुछ बोले तो वो तेज़ बोलेगा तभी सुनाई देगा, लेकिन आप जब अगर लीड लगाए हुए होंगे तो आप भी अगर उससे बोलेंगे, ठीक है, तो आप भी बड़ा जोर से बोलेंगे क्योंकि आपको खुद ही अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही ना। तो जो कानों में बाध्यता है तो उस बच्चे को भी ऐसा लगता है कि सामने वाले पर उतनी ही आवाज़ पहुंच रही है जितनी हमारे कानों में आ रही है। ठीक है, तो उसकी आवाज़ में क्या होता है, लाउडली होता है, ज़्यादा तेज़ी से बोलता है वो, ठीक, असाधारण सा होता है वह। शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक निष्पत्ति की दृष्टि से ऐसे बच्चों में अधिक भिन्नता पाई जाती है। इनको संप्रत्यय निर्माण में, पढ़ने में, शब्दावली में, अमूर्त चिंतन में, शाब्दिक भाषा में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इस प्रकार ऐसे बच्चों की शैक्षिक निष्पत्ति निम्न स्तर की होती है, क्योंकि शैक्षिक निष्पत्ति में शाब्दिक योग्यता की अहम भूमिका होती है। ऐसे बच्चों को जो होते हैं, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि अधिक नहीं हो पाती है। आगे देखिए, सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताएं। श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताएं समान बच्चों से भिन्न होती हैं। सामाजिक कौशल के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनकी इनमें कमी होती है। ऐसे बच्चों में पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है और शाब्दिक अंतःक्रिया यह नहीं होती। अक्सर इस प्रकार के बालक भावनात्मक व्यवहार में असामान्य होते हैं, क्योंकि दूसरों की बात को ये ठीक से समझ नहीं पाते। कभी कभी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वे असामान्य व्यवहार भी करने लगते हैं। तो ये होते हैं बच्चों जो है श्रवण बाधित बालक। ठीक है, तो श्रवण बाधित बालकों के बारे में हमने जाना। संवेदी रूप से जो बालक होते हैं उसमें श्रवण बाधित बालक प्रमुख रूप से होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे दृष्टिबाधित बालकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी दृष्टिबाधित बालकों की, जो कि एक संवेगी आवश्यकता है, अब जो है संवेगी अवस्था है और जो दिव्यांग की श्रेणी में आती है। दिव्यांग बालकों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके उसमें बाल विकास में, और इससे हमेशा ही प्रश्न जो है जरूर आते हैं, है ना। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे आगे जो चल के हम देखेंगे, जिसमें होगा आपका क्या नाम है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेसिया आदि सारी जितनी भी आपकी जो बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियों से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के विकार होते हैं, वे सभी आपको जानकारियां हमारे द्वारा दी जाएंगी। देखिए, आपकी CDP की क्लास जो चल रही है ये कम्प्लीटली पूरी ही हो चुकी है और इसके जो है MCQ भी आपको दे दिए गए हैं। और उसके साथ आपको जो है क्या करना है, नोट्स अपने बनाते चलना है। ठीक है, और नोट्स बनाने के साथ साथ डेली क्लास लेनी है और कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, इसकी कोई क्लास भी आपको नहीं करनी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं और CDP की कम्प्लीटली क्लास आप ज्वाइन करें। उसके अलावा हिंदी की और EVS की और पर्यावरण की ये संस्कृत की जो क्लास चल रही है, हिंदी की, EVS की और संस्कृत की क्लास भी हमारे चैनल पर चल रही है, तो उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें और कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और हमारे YouTube से जुड़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी दृष्टिबाधित बालकों की। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।